हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विजय कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल इको स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7th की। ओके, जिसमें हमने चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट किया था और हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था कि इन्वायरमेंट क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट को समझा था। फिर हमने देखा था कि हमारे इन्वायरमेंट में कुछ चीज़ें नेचुरली होती हैं और कुछ मैन मेड होती हैं। ओके, तो जो चीज़ें नेचुरल होती हैं उनको हमने नेचुरल कंपोनेंट में या नेचुरल इन्वायरमेंट में रखा था। ओके, और जो चीज़ें मैन मेड है उनको मैन मेड इन्वायरमेंट में रखा था। इस तरह दो टाइप के या दो कंपोनेंट हो गए इन्वायरमेंट के, नेचुरल इन्वायरमेंट और मैन मेड इन्वायरमेंट। इसके बाद हमने देखा था कि जो भी चीज़ें नेचुरली है वो या तो लिविंग है वो या तो नॉन लिविंग है। जो लिविंग कंपोनेंट होता है उसको हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है उसे हम एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। क्लियर? इसके बाद हम आगे बढ़े थे, देखे थे कि हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में एयर, वाटर, लैंड और लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। एयर, वाटर, लैंड और लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, अगर इन एयर, वाटर, लैंड और लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम अलग अलग सेगमेंट में रखें तो हमारे इन्वायरमेंट के 4 सेगमेंट बन जाएंगे। नेचुरल इन्वायरमेंट के 4 सेगमेंट बन जाएंगे। कौन कौन? देखिए, जो लैंड वाला पार्ट है हमारे इन्वायरमेंट का, मीन्स जहाँ जहाँ भी लैंड है, ऑब्वियसली पूरा अर्थ जो है कि लैंड से कवर्ड है, चाहे वो ओशन हो। ओके, ओशन के बॉटम में भी लैंड है, बेडरॉक है। ओके, तो पूरा हमारा अर्थ का जो आउटर लेयर है वो लैंड से कवर्ड है। ओके, उस लैंड वाले पार्ट को हम लिथोस्फीयर कहते हैं। हिंदी में इसे स्थल मंडल कहते हैं। और जो एयर वाला पार्ट है, हमारे अर्थ के चारों तरफ एक गैसियस लेयर है। ओके, वो एयर वाला पार्ट है। उस एयर वाले पार्ट को द वर्ल्ड ऑफ एयर और द रीजन ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। इसके बाद हम देखे थे कि जो भी वाटर वाला रीजन है, इन्वायरमेंट है, जहाँ जहाँ भी वाटर है, जिस भी किसी फॉर्म में वाटर है, ओके, ओशन में वाटर है, रिवर में है, क्लियर, पॉन्ड में है, और भी जो वाटर बॉडीज है वहाँ वाटर है, फॉग के फॉर्म में वाटर है, ग्लेशियर के फॉर्म में वहाँ वाटर आइस के फॉर्म में जमा हुआ है, ओके, क्लाउड के फॉर्म में वाटर है। तो इन सभी पार्ट को क्या कहते हैं? जहाँ जहाँ भी वाटर है उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, जलमंडल। और इस लैंड, एयर और वाटर, लैंड, एयर और वाटर में जहाँ जहाँ भी लाइफ है, एयर में भी लाइफ है, बैक्टीरिया, फंजाई हमारे एयर में स्विम कर रहे हैं। ओके, इस वाटर में सपोज दैट ये कोई सरफेस है, ये वाटर बॉडी कोई है। ओके, इस लैंड सरफेस पे यहाँ लाइफ है, एयर में भी लाइफ है और इस वाटर बॉडी में भी, इसमें बहुत सारे फिशेस और भी कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, इवन प्लांट भी है। तो जहाँ जहाँ भी लाइफ है, इस वाटर वाले इन्वायरमेंट में जहाँ लाइफ है, इस लैंड वाले पार्ट पे जहाँ जहाँ भी लाइफ है और इस एयर में जहाँ जहाँ भी लाइफ है, उस जोन को जहाँ जहाँ भी लाइफ है उसको हम बायोस्फीयर या जीवमंडल कहते हैं। ये सारी बातें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। अब इस लेक्चर में हम इस स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जीवमंडल, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर को 1 by 1 कवर करेंगे। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्थल मंडल से, लिथोस्फीयर से। लिथोस्फीयर। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज बी अटेंटिव एंड बी फोकस्ड, क्योंकि ये जो लिथोस्फीयर का टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में लिथोस्फीयर से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, जो भी मैं यहाँ पे की वर्ड लिखूंगा वो की वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, दिस लिथोस्फीयर इज द आउटर मोस्ट, it is the outermost and rigid layer of the earth, outermost and rigid layer of the earth. Okay, and this lithosphere consists, इस lithosphere में क्या क्या होता है? ये क्रस्ट और मेंटल, दो चीजें इसमें आती हैं, वो भी अपर मेंटल। वो भी कौन सा मेंटल? अपर मेंटल। क्रस्ट एंड अपर मेंटल को हम कलेक्टिवली लिथोस्फीयर बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रस्ट एंड मेंटल, इस ये दो जो कीवर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लिथोस्फीयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, या लिथोस्फीयर कंसिस्ट क्या क्या? क्रस्ट एंड अपर मेंटल। ओके, ये क्रस्ट और अपर मेंटल क्या होता है, इनको समझने के लिए
आपको अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। बहुत ही ब्रीफ में बताता हूँ अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर। हमारे अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको 3 क्लियर लेयर दिखाई देते हैं। ओके, मीन्स अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर हम बात करें तो इसमें 3 लेयर पाए जाते हैं। आउटर मोस्ट लेयर ये जो होता है, ये लेयर, इसको बोलते हैं क्रस्ट। दिस इज क्रस्ट, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इट्स थिकनेस इज 35 किलोमीटर। ओके, ये कौन सा लेयर होता है? आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट ये सबसे बाहरी लेयर होता है। मिडिल लेयर, मिडिल लेयर इज नोन एज मेंटल। मिडिल लेयर को बोलते हैं मेंटल। इट इज मिडिल लेयर, इट इज मिडिल लेयर एंड इट्स डेप्थ इज, ये 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। एंड द इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज कोर। ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है, ये सबसे अंदर वाला लेयर होता है। ओके, कोर। तो हमारे अर्थ में 3 लेयर होते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्लियर? इस मेंटल को भी 2 लेयर में डिवाइड किया गया है। इस मेंटल को भी 2 लेयर में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं अपर मेंटल, अपर मेंटल, और दूसरे को बोलते हैं लोअर मेंटल। अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। अपर मेंटल की जो डेप्थ होती है ये 660 किलोमीटर की डेप्थ तक पाया जाता है। ओके, सरफेस से 660 किलोमीटर की गहराई तक जो होता है उसको बोलते हैं अपर मेंटल। क्लियर? तो अब इस अपर मेंटल की बात करें, क्रस्ट और अपर मेंटल को बोलते हैं लिथोस्फीयर। तो पूरे अपर मेंटल को नहीं बोलते हैं। ओके, इस अपर मेंटल में इस क्रस्ट के नीचे 65 किलोमीटर, 65 किलोमीटर ये वाला लेयर, ओके, 65 किलोमीटर, ये क्रस्ट कितना है? 35। क्रस्ट के नीचे 65 किलोमीटर की थिकनेस वाला लेयर सॉलिड होता है। ये लेयर सॉलिड होता है। और ये जो 65 किलोमीटर की थिकनेस वाला जो लेयर होता है वो एक सेमी लिक्विड लेयर, सेमी लिक्विड लेयर के ऊपर ये तैरता रहता है, ये मूव करता रहता है, स्विम करता रहता है। ओके, ये जो 65 किलोमीटर की थिकनेस वाला लेयर है, जो सॉलिड लेयर है, जो क्रस्ट के नीचे वाला लेयर है 65 किलोमीटर की थिकनेस वाला, वो एक सेमी लिक्विड लेयर के ऊपर, सेमी लिक्विड लेयर के ऊपर ये फिसलता रहता है। ये सॉलिड लेयर इसके ऊपर क्या करता रहता है? मूव करता रहता है। ओके, इस सेमी लिक्विड लेयर को बोलते हैं एस्थीनोस्फीयर। इस सेमी लिक्विड लेयर को बोलते हैं एस्थीनोस्फीयर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एस्थीनोस्फीयर। एस्थीनोस्फीयर वर्ड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एस्थीनोस्फीयर लेयर कैसा होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, या सेमी लिक्विड, या हिंदी में अर्ध तरल होता है। तो दिस एस्थीनोस्फीयर इज सेमी लिक्विड, दिस एस्थीनोस्फीयर इज सेमी लिक्विड लेयर, अर्ध तरल लेयर होता है। ओके, इसी सेमी लिक्विड लेयर के ऊपर ये जो 65 किलोमीटर की थिकनेस वाला लेयर है ये फिसलता रहता है। ध्यान दीजिए, इसके ऊपर एक और लेयर है क्रस्ट, जिसकी थिकनेस 35 किलोमीटर होती है। ओके, तो ये 35 किलोमीटर और ये 65 किलोमीटर, ये कितना हो गया? 100 किलोमीटर। ओके, इस 100 किलोमीटर की थिकनेस वाला लेयर, ये पूरा लेयर अब एक कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये दोनों लेयर सॉलिड होते हैं, क्योंकि ये दोनों लेयर सॉलिड होते हैं और रिजिड होते हैं। ये दोनों लेयर सॉलिड होते हैं एंड रिजिड होते हैं, इसीलिए इन दोनों लेयर को एक लेयर कंसीडर किया जाता है और इसको बोला जाता है लिथोस्फीयर। इसको बोला जाता है लिथोस्फीयर। सो लिथोस्फीयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रस्ट एंड अपर मेंटल हैविंग थिकनेस 100 किलोमीटर, जिसकी थिकनेस 100 किलोमीटर होती है। तो ये जो 100 किलोमीटर की थिकनेस वाला लेयर है, जो एस्थीनोस्फीयर के ऊपर फिसलता रहता है, मूव करता रहता है, स्विम करता रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। क्लियर? इसीलिए कहा जाता है कि लिथोस्फीयर कंसिस्ट क्रस्ट एंड अपर मेंटल, क्रस्ट एंड अपर मेंटल। वो भी अपर मेंटल का सिर्फ 65 किलोमीटर की थिकनेस वाला लेयर, अपर मेंटल में सिर्फ 65 किलोमीटर की थिकनेस वाला लेयर, पूरा लेयर नहीं, पूरे अपर मेंटल की बात नहीं हो रही, सिर्फ 65 किलोमीटर की थिकनेस वाला अपर मेंटल और 35
ये क्रस्ट जिसको मिला करके 100 किलोमीटर की थिकनेस वाला लेयर को हम लिथोस्फीयर कहते हैं। क्लियर। ये जो लिथोस्फीयर होता है इट इज कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये लिथोस्फीयर पूरा है। अब इस लिथोस्फीयर के ऊपर एक सॉइल की पतली लेयर होती है, सॉइल की एक पतली लेयर होती है। ऑब्वियस सी बात है, आप देख रहे हैं कि हमारे अर्थ पे ये जो सरफेस है ये एक सॉइल के लेयर से कवर्ड है। ओके, दिस लिथोस्फीयर इज कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। ओके, ये जो लिथोस्फीयर होता है ये इरेगुलर इन नेचर होता है। मींस जो अर्थ का जो अपर मोस्ट लेयर है जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं, अर्थ का सरफेस ही कह लीजिए, वो इरेगुलर है, वो प्लेन नहीं है। ओके, अर्थ का सरफेस कैसा है? इरेगुलर इन नेचर है। मींस लिथोस्फीयर इरेगुलर इन नेचर है। ओके, क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ के सरफेस पे कहीं कहीं पे माउंटेन पाया जाता है, कहीं कहीं पे अगर हम बात करें तो ये माउंटेन पाया जाता है, कहीं कहीं पे प्लेन एरिया पाया जाता है, कहीं कहीं पे प्लेटू पाया जाता है, प्लेटू। ओके, और कहीं कहीं पे ये वैली पाया जाता है, कहीं कहीं पे वैली पाया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे लिथोस्फीयर है ये इरेगुलर इन नेचर है। इट इज इरेगुलर इन नेचर, इट इज इरेगुलर इन नेचर, क्योंकि हमारे अर्थ का सरफेस ये होमोजेनियस नहीं है, ये प्लेन नहीं है, समतल नहीं है। ओके, ये इरेगुलर इन नेचर है। मीन्स कहीं कहीं पे माउंटेन है, कहीं प्लेन एरिया है, तो कहीं पे पठार प्लेटू है, तो कहीं पे वैली है। ओके, तो कहीं पे वैली है। तो इस लिथोस्फीयर पे हम ये देख रहे हैं कि जो इरेगुलर इन नेचर है इस पे कई सारे लैंडफॉर्म पाए जाते हैं, इस पे कई सारे लैंडफॉर्म पाए जाते हैं। लैंडफॉर्म, माउंटेन इज ए लैंडफॉर्म, प्लेन, प्लेटू, वैली, ये सब क्या है? लैंड फॉर्म है, लैंड के फॉर्म है। ओके, ये लैंड है, इसके अलग अलग फॉर्म में ये प्रेजेंट है। यहाँ पे माउंटेन के फॉर्म में प्रेजेंट है लैंड, यहाँ पे प्लेन के फॉर्म में, यहाँ प्लेटू के फॉर्म में, और यहाँ पे वैली के फॉर्म में। ओके, दैट इज वाई इस लिथोस्फीयर पे बहुत सारे लैंडफॉर्म पाए जाते हैं, जैसे माउंटेन, प्लेन, प्लेटू और वैली। ये जो लैंडफॉर्म है, अगर लैंडफॉर्म की बात करें तो ये लैंडफॉर्म सिर्फ इस कंटिनेंट या लिथोस्फीयर पे ही नहीं पाया जाता है, ये लैंडफॉर्म ओशन में भी पाया जाता है। ये लैंडफॉर्म ओशन में भी पाया जाता है, ओशन में भी पाया जाता है। ये क्या है? कंटिनेंट, कंटिनेंट, कंटिनेंट। ओके, एंड दिस इज ओशन। ये जो लैंडफॉर्म्स है सिर्फ कंटिनेंट पे ही नहीं पाए जाते हैं, ये लैंडफॉर्म्स ओशन में भी पाए जाते हैं। कहाँ? ओशन में भी पाए जाते हैं। ओके, लैंडफॉर्म्स कंटिनेंट और ओशन दोनों जगह पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लैंडफॉर्म्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द लिथोस्फीयर या कंटिनेंट। ओके, लिथोस्फीयर या कंटिनेंट और ओशन या दोनों जगह। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि लैंडफॉर्म्स जो है कंटिनेंट और ओशन दोनों जगह पाए जाते हैं। दूसरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस पे आपसे ये बन सकता है कि कंटिनेंट पे पाए जाने वाले लैंडफॉर्म्स इसमें से कौन नहीं है? तो माउंटेन, प्लेन, प्लेटू, वैली ये कंटिनेंट पे पाए जाने वाले लैंडफॉर्म्स हैं, कौन नहीं है? ओशियानिक लैंडफॉर्म से कोई आपको एग्जांपल दे सकता है? जैसे ओशियानिक लैंडफॉर्म में कौन कौन से हैं? कंटिनेंटल शेल्फ, कंटिनेंटल स्लोप, कंटिनेंटल राइज, ट्रेंचेस, कैनियन, मिड ओशियानिक रिज, रीफ्स, एटॉल्स, ये कोरल रीफ, एटॉल्स और एबिसल प्लेन, और सारे भी कई सारे ओशन में जो लैंडफॉर्म पाए जाते हैं। बट यहाँ पे ओशन में जो लैंडफॉर्म पाए जाते हैं उनको ओशियानिक रिलीफ बोला जाता है, ओशियानिक रिलीफ। ओके, यहाँ पे इसको लैंडफॉर्म न बोल करके रिलीफ बोला जाता है। तो ये लैंडफॉर्म्स ओशन और कंटिनेंट दोनों जगह पाए जाते हैं। प्लीज इसे याद रखिएगा, कंटिनेंट्स और ओशन दोनों जगह पाए जाते हैं। ओके, और इनकी एग्जाम्पल भी अलग अलग याद रखिएगा, जो लिथोस्फीयर के कंटेक्स्ट में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, वायुमंडल की। ओके, ये जो वायुमंडल या एटमॉस्फेयर होता है ये एक्चुअली गैसियस लेयर होता है। ये हमारे अर्थ के चारों तरफ, सपोज दैट ये हमारा अर्थ है, दिस इज अर्थ। ओके, इट इज अर्थ। ये अर्थ के चारों तरफ जो गैसियस लेयर होता है, हमारे अर्थ के चारों तरफ जो गैसियस लेयर होता है उस गैसियस लेयर को ही हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ओके, दिस इज ए गैसियस लेयर। सपोज दैट ये गैसियस लेयर है हमारे अर्थ के चारों तरफ, गैसियस लेयर,
गैसियस लेयर। ओके, इस गैसियस लेयर को ही हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। नाउ द पॉइंट टू बी नोटेड कि इस गैसियस लेयर में कौन कौन सी चीजें होती हैं। इस गैसियस लेयर में गैसेस होती हैं, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नॉक्स, सॉक्स, मीथेन, ओके, ओजोन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन क्योंकि आर्गन यहाँ है, जेनॉन, रेडॉन, बाकी और भी आपकी जो गैसेज लाइक CFC एटसेट्रा, ये सारी गैसेस इस गैसियस लेयर में पाई जाती हैं। ओके, और क्या पाया जाता है इस गैसियस लेयर में? गैसेस के अलावा डस्ट पार्टिकल पाए जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और वाटर वेपर पाया जाता है, वाटर वेपर पाया जाता है। कि वाटर वेपर को अलग लिख रहे हैं क्योंकि ये इसकी स्पीसीज अलग है, इसको डिटेल में हम बात करेंगे। ओके, तो हमारे गैसेस लेयर में गैसेस, डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर पाए जाते हैं। ओके, ये गैसेस लाइक, इसको मैंने अलग अलग लिखा है क्योंकि ये गैसेस, इनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है हमारे एटमॉस्फेयर में, इनका थोड़ा कम है और इनका सबसे कम है। ओके, तो जिनका बहुत ज़्यादा है उनको मेजर गैसेस कहते हैं, जिनका कम है उनको माइनर गैसेस कहते हैं, और जिनका बहुत कम है उनको ट्रेस कंस्टिट्यूएंट्स कहते हैं। ट्रेस बहुत कम है। सो इस लेक्चर में हम क्लास 7 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। अगर आपको डिटेल में स्टडी करना है तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे हमने एटमॉस्फेयर को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ओके, हम क्लास 7 के NCERT की ज्योग्राफी को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बहुत ही ब्रीफ में बताने वाले हैं इस क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। आगे देखिए, ये जो एटमॉस्फेयर होता है ये मैक्सिमम 1000 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक ये फैला रहता है, मैक्सिमम 1000 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक ये फैला रहता है। ओके, एल्टीट्यूड मैंने वर्ड यूज किया है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड क्या होता है? एक्चुअली ये हाइट मेजर करते हैं, हाइट को हम ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में एल्टीट्यूड बोलते हैं, ऊंचाई को एल्टीट्यूड बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये ऊंचाई कहाँ से नापी जाती है? ये ऊंचाई समुद्र की सतह से नापी जाती है, सी लेवल से। सपोज दैट यहाँ पे ये कोई माउंटेन है। ओके, अगर इस पीक की अगर ओंचाई की बात करें तो हम यहाँ पे वर्ड ऊंचाई ना यूज करके एल्टीट्यूड बोलते हैं, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड। ओके, एल्टीट्यूड क्या होता है? सी लेवल से जो वर्टिकल हाइट होती है, समुद्र की सतह से जो ऊंचाई होती है उसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं। अलग अलग जगह का एल्टीट्यूड अलग अलग होता है। यहाँ का एल्टीट्यूड कुछ और है, यहाँ का और है, यहाँ का अलग है और यहाँ का अलग है। ओके, सो अलग अलग पॉइंट की जो एल्टीट्यूड वो अलग अलग होती है। हम जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ पे भी एल्टीट्यूड अलग है। ये समुद्र की सतह से 100 मीटर की ऊंचाई पे हम खड़े हैं। ओके, तो इसीलिए आप भी जहाँ होंगे आप भी अपना एल्टीट्यूड चेक कर सकते हैं गूगल पे कि इस लोकेशन का एल्टीट्यूड कितना है। अब बात करते हैं इस गैसियस लेयर में, ये जो गैसेस हैं, गैसियस लेयर में जो भी गैसेस, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर आई हैं वो कहाँ से आई हैं? ये कहाँ से आकर के हमारे अर्थ के चारों तरफ ट्रैप्ड हो गई? एक्चुअली जब अर्थ का ओरिजिन हो रहा था, जब हमारे अर्थ का ओरिजिन हो रहा था, तो ओरिजिन होते समय जब ये अर्थ कूल होने लगी तो बहुत सारे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। ओके, बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। ओके, बहुत सारे वोल्केनिक इरप्शंस हुए, वोल्केनिक इरप्शंस, बहुत सारे वोल्केनिक इरप्शंस हुआ। मैं ऐसे शो कर रहा हूँ, देख लीजिए, बहुत सारे वोल्केनिक इरप्शन हुआ। उस वोल्केनिक इरप्शन से ए ह्यूज अमाउंट में गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर रिलीज हुए, बट वो स्पेस में न जा करके ड्यू टू द ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर हमारे अर्थ के चारों तरफ ही ट्रैप्ड हो गई। ओके, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ ग्रेविटी नहीं है वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, लाइक मून।
मून पे जो ग्रेविटी है वो हमारे अर्थ के ग्रेविटी का 1/6 है। 1/6 मीन्स जो मून पे ग्रेविटी पाई जाती है हमारे अर्थ पे पाए जाने वाली ग्रेविटी की 6 गुना कम वहाँ पाई जाती है। ओके, तो ड्यू टू द वीक ग्रेविटेशनल फोर्सेस ये सारी गैसेस ये ट्रैप्ड नहीं हो पाती हैं, वो बाहर एस्केप हो जाती हैं, आउटर स्पेस में एस्केप हो जाती हैं। इसीलिए मून पे एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है, मून पे एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है। ठीक इसी तरह मरकरी पे भी कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है, मरकरी पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है। ओके, क्यों? क्योंकि मरकरी सन के सबसे क्लोज वाला प्लेनेट है, सबसे पास वाला प्लेनेट है, और ड्यू टू द हाई इंटेंसिटी ऑफ द सन ये सारी गैसेस जो मरकरी के पास पाई जाती होंगी वो गर्म हो गई, और गर्म होकर के वो एक्सपेंड हो गई और वो आउटर स्पेस में चली गई। ड्यू टू द वेरी हाई इंटेंसिटी ऑफ द सन सारी गैसेस वार्म हो गई, गर्म हो गई, और गर्म होने के बाद वो स्पेस में चली गई। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे भी ग्रेविटी नहीं पाई जाती है, यहाँ पे भी ग्रेविटी नहीं पाई जाती है। तो ड्यू टू द वेरी लो ग्रेविटी एज वेल एज हाई इंटेंसिटी ऑफ द सन। ओके, ड्यू टू द वेरी लो ग्रेविटी एंड हाई इंटेंसिटी ऑफ द सन ये सारी गैसेस यहाँ से आउटर स्पेस में चली गई। इसलिए मरकरी पे भी कोई एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है, मून पे भी कोई एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है, और हमारे अर्थ पे ये एटमॉस्फेयर पाया जाता है ड्यू टू दी ग्रेविटी। और ये गैसेस अर्थ के अंदर से निकली हुई हैं, इसीलिए एटमॉस्फेयर के ओरिजिन को हम इंडोजीनस बोलते हैं, इंडोजीनस बोलते हैं। इट इज इंडोजीनस इन ओरिजिन। इंडो मीन्स अंदर, ओके, इंडोजीनस अंदर से ये सारी गैसेस रिलीज हुई हैं वोल्केनिक इरप्शन से। ओके, इसीलिए इसको हम इंडोजीनस बोलते हैं, एक्सोजीनस नहीं बोलते हैं, इंडोजीनस बोलते हैं। क्लियर? बट डियर स्टूडेंट्स, जो ह्यूज एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी हो रही है, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, लैंड यूज पैटर्न बढ़ रहा है, ओके, इनकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे गैसेस, एक्स्ट्रा गैसेस इस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही हैं, जिससे क्या हो रहा है कि अर्थ के इन्वायरमेंट का या एटमॉस्फेयर का जो नेचुरल कंपोजिशन है वो चेंज हो रहा है। ओके, एटमॉस्फेयर में चेंज हो रहा है। ड्यू टू द चेंज इन द एटमॉस्फेयर में चेंज होने की वजह से ये वेदर, हमारा जो मौसम है वो, और क्लाइमेट, ये दोनों चेंज हो रहा है। ओके, इस एटमॉस्फेयर में चेंज होने की वजह से ही वेदर और क्लाइमेट में चेंज हो रहा है। लाइक मान लीजिए आप CO2 का एग्जांपल ले लीजिए। CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में अभी बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी जो प्रेजेंट कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में वो 412 ppm है, 412 ppm पार्ट्स पर मिलियन। ओके, लेकिन 100 साल पहले ये कितना था? ये 100 साल पहले 280 ppm था। ओके, अभी क्या हो रहा है, ये लगभग दोगुना हो गया है। तो एटमॉस्फेयर में बहुत डिटेल में यहाँ पे नहीं जाएंगे, हम अपने इस क्लास 7 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दिस इज एटमॉस्फेयर। आपको बस इतना जाना है कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, व्हाट इज एटमॉस्फेयर। ओके, एटमॉस्फेयर इज नथिंग, इट इज ए गैसियस लेयर सराउंडिंग आवर अर्थ। ओके, ये जो मैक्सिमम 1000 किलोमीटर की एल्टीट्यूड तक पाया जाता है। इस गैसेस लेयर में गैसेस, डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर पाए जाते हैं। कुछ गैसेस बहुत अधिक होती हैं, कुछ गैसेस कम होती हैं, और कुछ गैसेस बहुत ही कम होती हैं। जो अधिक होती है उसको मेजर गैसेस या मेजर कंस्टिट्यूएंट कहते हैं, जो कम होते हैं उनको माइनर, और जो बहुत कम होते हैं उनको हम ट्रेस कंस्टिट्यूएंट्स कहते हैं। ओके, ये बस नाम याद रखिए आप। और एटमॉस्फेयर में हमने देखा था, ये जो गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, ये गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में अर्थ से ही निकली हुई हैं। ये अर्थ से वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा ही निकली हुई हैं। ओके, एंड ड्यू टू द ग्रेविटी ये जो गैसेस रिलीज हुई वोल्केनिक इरप्शन से, ये ग्रेविटी की वजह से हमारे अर्थ के चारों तरफ ट्रैप्ड हो गई। ओके, जो एटमॉस्फेयर बनाई। ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, जहाँ जहाँ ग्रेविटी है वहाँ अगर गैसेस हैं तो वो वहाँ पे ट्रैप्ड है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर है। और जहाँ ग्रेविटी नहीं है, लाइक मून और मरकरी, यहाँ पे ग्रेविटी नहीं है या बहुत कम है। तो ड्यू टू द वेरी लो ग्रेविटी लाइक मून पे बहुत कम ग्रेविटी है, 1/6 है। हमारे अर्थ की ग्रेविटी की 1/6 है, इसलिए यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो नहीं पाया जाता है। और मरकरी पे ग्रेविटी नहीं है। ओके, और तो और ये सन के बहुत ही क्लोज है, तो बहुत क्लोज होने की वजह से सारी गैसेस बहुत ज़्यादा हीटेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो आउटर स्पेस में चली जाती हैं। ओके,
और इस एटमॉस्फेयर में चेंज होने की वजह से हमारे वेदर और क्लाइमेट ये सब चेंज होता रहता है। नाउ इट्स टर्न फॉर हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल। डियर स्टूडेंट्स, जो जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर होता है, इट इज द टोटल वाटर प्रेजेंट ऑन दी अर्थ। हमारे अर्थ पे जो टोटल वाटर है उसी को हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ओके, जिस जिस जगह पे प्रेजेंट है और जिस जिस फॉर्म में प्रेजेंट है उनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो हाइड्रोस्फीयर में जो वाटर है वो सरफेस वाटर बॉडीज के फॉर्म में प्रेजेंट है, ओके, ग्राउंड वाटर के फॉर्म में प्रेजेंट है, वाटर वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट है और फ्रोजन फॉर्म, जमे हुए फॉर्म में प्रेजेंट है। ओके, जैसे सरफेस वाटर बॉडीज के एग्जांपल देखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली क्लास 7 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो भी लोग ये इसको देख रहे हैं उनके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि सरफेस वाटर बॉडीज ओशन, रिवर, लेक, पॉन्ड्स, ग्राउंड वाटर बॉडीज एक्वीफर और वेल्स। ये वेल कुआं और जो एक्वीफर ये ग्राउंड वाटर बॉडीज है। ओके, एक्वीफर क्या होता है, ये जो दो रॉक होते हैं, इन रॉक लेयर के बीच में जो वाटर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एक्वीफर। ओके, हमारे लिथोस्फीयर में रॉक्स के बीच में, दो रॉक्स के बीच में जो वाटर है, ओके, उसको बोलते हैं एक्वीफर। ओके, और ये जो वेल्स है ये भी ग्राउंड वाटर, ये दोनों ग्राउंड वाटर के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पे। और वाटर पेपर के फॉर्म देख लीजिए, क्लाउड वाटर पेपर है, ओके, बादल में, और फॉग यहाँ भी वाटर पेपर है। कुछ जमे हुए फॉर्म में है, जैसे आइस हो गया, स्नो हो गया, ग्लेशियर्स हो गए, ये सब क्या है, फ्रोजन फॉर्म में प्रेजेंट है। ओके, इन वाटर बॉडीज को हम दो स्पेशल कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अगर इन सारे वाटर बॉडीज को देखें तो कुछ वाटर बॉडीज में जो वाटर है वो फ्लो हो रहे हैं, जैसे रिवर में फ्लो हो रहा है वाटर, रिवर में वाटर फ्लो हो रहा है। ओके, जल क्या है, बह के जा रहा है। ओके, तो रनिंग वाटर बॉडीज जिसपे वाटर रन कर रहा है, ओके, फ्लो हो रहा है, उसको बोलते हैं लोटिक वाटर बॉडीज। ये दोनों टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग है। लोटिक, लेंटिक, ये क्या है? लोटिक वाटर बॉडीज ऐसे वाटर बॉडीज हैं जिसमें वाटर रन कर रहा है, फ्लो हो रहा है। और लेंटिक वाटर बॉडीज ऐसे वाटर बॉडीज होते हैं जो स्टैंडिंग होता है, ये स्टैंडिंग होता है, स्टैंडिंग वाटर बॉडीज, और ये रनिंग वाटर बॉडीज। लोटिक इज रनिंग वाटर बॉडीज और लेंटिक इज स्टैंडिंग वाटर बॉडीज, लाइक पॉन्ड क्या है, स्टैंडिंग है। पॉन्ड में वाटर कहीं फ्लो नहीं होता है, वो स्टैंडिंग पोजीशन में रहता है। ओके, तो पॉन्ड इज एन एग्जांपल ऑफ लेंटिक वाटर बॉडीज एंड रिवर इज एन एग्जांपल ऑफ लोटिक वाटर बॉडीज। क्लियर? लोटिक एंड लेंटिक वाटर बॉडीज। So this is hydrosphere. Now let's talk about the biosphere, जीवमंडल जिसे कहते हैं। As we have discussed earlier, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि इस लैंड एयर वाटर में जहाँ जहाँ भी लाइफ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उस जोन को हम बायोस्फीयर कहते हैं। सपोज दैट दिस इज अ पॉन्ड, ये कोई वाटर बॉडी हो गया, हाइड्रोस्फीयर का एग्जाम्पल हो गया, ये लिथोस्फीयर का एग्जाम्पल हो गया, और ये मान लीजिए ये एटमॉस्फेयर का एग्जाम्पल हो गया। तो इस एयर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये लाइफ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इस वाटर बॉडीज में जो भी लाइफ है, फिशेस है और जो लिविंग एनिमल्स हैं, और यहाँ पे जो प्लांट्स हैं, ओके, ये भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और इस लैंड पे यहाँ पे भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और जो बहुत सारे जो एनिमल्स हैं, ओके, तो इस लिथोस्फीयर पे इस हाइड्रोस्फीयर या वाटर के अंदर या इस एटमॉस्फेयर में जहाँ जहाँ भी लाइफ है, उस जोन को हम बायोस्फीयर बोलते हैं। लैंड, एयर, वाटर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर में जहाँ जहाँ भी लाइफ है, इस पूरे जोन को
हम बायोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो रही हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट की बात। नेचुरल इन्वायरमेंट में जिसमें लैंड, एयर, वाटर, लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, इसको हमने बहुत ही ब्रीफ में देखा कि ये क्या होते हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट की, ओके, जिसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।